जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेस्ट संस्कृत मॉडल पेपर 30 एमसीक्यूज रहेंगे। यहाँ पे आपके पेडागॉजी क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे और वे उस पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग प्रश्न रहने वाले हैं। संभावित प्रश्न रहेंगे, यानी संस्कृत में अगर 30 में से 30 लाना है या संस्कृत में अधिकतम मार्क्स अटेंड करना है तो ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे सभी ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और इस बार टीटी एग्जाम को 101% फतेह कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षणस्य सिद्धांता नाम प्रयोगम कृत्वा शिक्षक। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग शिक्षक बनेंगे तो आप स्वयं बताइए कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रयोग करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्राम सम्यक बोधि, स्वविषयम सम्यक प्रस्तुतौ, शिक्षणस्य उद्देश्यायाम पूर्तिम करोति, स्वयं कक्षायाम सक्रिय भवति। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत का प्रयोग करते समय जो है शिक्षक को क्या करना है, स्वशिक्षणस्य उद्देश्यायाम पूर्तम करोति, स्वशिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रीवियस में आया हुआ प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। अगला है कि यदि प्रति सप्ताहे एकस्याम कक्षायाः भाषणं तथा संवाद प्रतियोगिताः आयोजनं भवति तत्र कस्य निराकरणं भवितुं शक्नोति। अर्थात साथियों, यदि प्रत्येक सप्ताह में कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तत्र कस्य निराकरण, यह ऐसा करना किस निराकरण के लिए किया जाता है। उच्चारण दोष के लिए, पराजय के लिए, अनुत्तीर्णस के लिए या मनोरंजन के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर प्रति सप्ताह में कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जाता है वह उच्चारण दोष के निराकरण करने के लिए किया जाता है। अर्थात उच्चारण दोषस्य निराकरणम भवितुं शक्नोति। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और लगभग इसी प्रकार के आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला प्रश्न है, कस्य विचारे मानवाः भाषायाः अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान् भाषण अधिगमे सहायकं भवति। अर्थात साथियों, यहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। कस्य विचारे, कौन से विचार से मानव जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ साथ यत् तान् भाषा अधिगम सहायक भवति, इनमें से भाषा अधिगम में सहायक होता है। किसका विचार मानना है, किसका विचार है कि मानव में भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ साथ जो है, यानी कि विचार सभी मानवों में भाषा अधिग्रहण के साथ साथ भाषा अधिगम भी सहायक होता है। भाषा अधिग्रहण और अधिगम, इनसे प्रश्न आता ही आता है। और किसका मानना है, ये चॉम्स्की का मानना है। ठीक है, चॉम्स्की ने कहा है कि सभी मानव भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ उत्पन्न होते हैं और ये भाषा के अधिगम क्या होते हैं, अधिगम में सहायक होते हैं। तो अधिग्रहण और अधिगम, इनसे जरूर प्रश्न आता है, चाहे हिंदी पेडागॉजी हो चाहे संस्कृत पेडागॉजी हो। अगला, अर्थमापन प्रक्रिया कस्मयी प्रयोजनाएं सशक्ता अस्ति। अर्थमापन की जो प्रक्रिया होती है, कौन से प्रयोजन यहाँ पे सशक्त माना जाएगा। छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धितुम, व्याकरण नियमान शिक्षितुम, पाठ्य विषयेण सह व्याकरणस्य संयोजनाएं या प्रक्रिया लेखना। तो अर्थमापन की प्रक्रिया की दृष्टि से इनमें से कौन सा प्रयोजन जो है सशक्त माना जाएगा, वह होगा छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धितुम। छात्रों में शब्द संग्रह का करना, क्योंकि जितना ज़्यादा शब्द संग्रह करेंगे वह अर्थमापन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र वर्गों के शब्द संग्रह बढ़ाने का सशक्त माध्यम होता है। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। कविता शिक्षणस्य का प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षायाम छात्रेभ्यः हितकारी भवति। उच्चतर माध्यमिक से जरूर आएगा। तो कविता शिक्षण की प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों के हितकारी कौन होगा। गीत प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, अर्थ प्रणाली या व्याख्या प्रणाली होगी, सभी बताइए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये एग्जाम के पहले माइंड की मेमोरी का आपको चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपको सेव करना है। तो कविता शिक्षण की प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों के लिए जो हितकारी होता है वह समीक्षा प्रणाली होती है। क्या होगा, समीक्षा प्रणाली इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि प्राथमिक कक्षायाः छात्राणां कृते मातृभाषायाः पाठनं स्यात् इति संस्तुतम् अस्ति तेन। अर्थात प्राथमिक कक्षा के छात्रों में कौन से कृते मातृभाषा, कौन सी मातृभाषा के साथ पढ़ने के साथ साथ संस्तुत होती है। तो तेन
प्रांतीय कथित भाषाय प्रोत्साहनं भवति, नैसर्गिक वातावरण निर्माणं भवति, यतः छात्राः कामपि भाषाम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति या छात्रेषु सर्जनशक्तयः वृद्धि भविष्यति। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों में जो मातृभाषा के पठन के साथ साथ ये सुनिश्चित में आती है तो तेन नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवति। अगर प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मातृभाषा एवं पाठनम स्यात्, मातृभाषा में पाठ पढ़ने के लिए बोला जाता है, ऐसी संस्कृति जो कहलाती है तेन नैसर्गिक वातावरण निर्माण, तब यह नैसर्गिक वातावरण निर्माण कहला जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि कश्चित अध्यापकैः अर्थ पाठ्यम उच्च स्वरेण पठति तदा सह समूहबद्धां छात्रां स्वयं समापयितुं कथयति, ऐसा है कि जैसे प्रयोग है। अर्थात साथियों, कश्चित कौन से अध्यापक जो है जो अर्धपाठ उच्च श्रेणी पढ़ते हैं तब जो है समूहबद्ध के साथ साथ छात्रों में स्वयं समापितम कथयति, स्वयं जो है समापितम कथित यानी कथित मतलब बोलना, तो ऐसा की जैसे प्रयोग, ऐसा क्यों किया जाता है या किस लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है? अनुभवात्मक, लेखन प्रयोग, समूह कार्यम या अंतर्ग्रहित। देखिए, कश्चित अध्यापक, जब कोई अध्यापक अर्धपाठ के उच्च श्रेणी पठति करते हैं और तदा स मतलब वह समूहबद्ध के छात्र, समूहबद्ध में छात्र छात्र बालक बालिका को स्वयं समापितुम कथयति, स्वयं बोलने के लिए कहते हैं समूह में। तो ऐसा करना जो होता है वह होता है अनुभवात्मक प्रयोग, क्योंकि जब स्वयं समूह में बच्चे करेंगे सीखेंगे तो वह अनुभव मिलता है। तो ऐसा की जैसे प्रयोग है अनुभवात्मक प्रयोग है हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में पढ़ता है, उसके बाद वह समूहबद्ध छात्रों को स्वयं पाठ पूरा करने के लिए कहता है, तो इस प्रकार का प्रयोग शिक्षण विधि का अनुभवात्मक प्रयोग कहला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे समूह में पढ़ेंगे तो जो गलतियाँ होंगी सीख लेते हैं एक दूसरे से, तो समूह में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि भाषा अधिग्रहण से अर्थम अस्ति। भाषा अधिग्रहण का अर्थ क्या होता है? भाषाया व्याकरण नियमानां शिक्षणम, अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूपे भाषा शिक्षणम, या औपचारिक परिवेश सचेतन भाषायाम शिक्षणम। अचेतन मतलब होता है अप्रयासम, सचेतन मतलब होता प्रयासम। ठीक है, तो भाषा अधिग्रहण के दस से यहाँ पे सही बताना है। तो भाषा अधिग्रहण का क्या होता है? अनौपचारिक। तो अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूपे भाषा शिक्षण, अर्थात भाषा शिक्षण का अर्थ होता है अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूप से भाषा का शिक्षण करना। किस रूप से? अचेतन रूप से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि शिक्षक तृतीय कक्षाया छात्र निर्देश, शिक्षक जो है तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देशित देते हैं एवं ते प्रदत्त कार्यम अनुसति, और प्रदत्त कार्य करने का अनुसरण करते हैं। अध्यापक अंगीकरोति, अध्यापक किसका अंगीकरण कर रहे हैं? संरचनात्मक उपागम का, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम का, ग्रहणशील शिक्षण उपागम का, या रचनावादी उपागम का। तो शिक्षक तीसरी कक्षा के बच्चों को निर्देश के साथ साथ प्रदत्त कार्य का अनुसरण करने के लिए कहते हैं। तो अध्यापक का जो अंगीकरण हो जाएगा वह समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्यों का अनुसरण करते हैं, तो इस प्रकार का अध्यापक समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम का अंगीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्ण अस्ति। 4 महत्वपूर्ण कौशल है और 4 महत्वपूर्ण कौशल से 2-3 प्रश्न हर एक पेपर में, हर एग्जाम में आते हैं। तो लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्ण अस्ति, लेखन कौशल के लिए अभ्यास में साथ महत्वपूर्ण क्या होता है? वो होता है सारांश लेखन। क्या हो जाएगा? सारांश लेखन। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, श्रवण कौशल विकासार्थम कह उत्तम मार्ग है। श्रवण कौशल के विकास के लिए उत्तम मार्ग क्या होता है? विद्यालय से विभिन्न कार्येषु भाषा श्रवणस्य अवसर, विभिन्न विद्यालय में जो है विभिन्न कार्य के साथ क्रम के अनुसार भाषा श्रवण का अवसर देना। तो अवसर है जहाँ पे होता है पेडागोजी में, सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है कहीं भी हो, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हमें और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकाय किमर्थम कथयन्ति यत शिशुभ्यः सह वार्तालाप महत्वपूर्ण। यानी वैज्ञानिक जो है कौन से कथन के साथ साथ शिशुओं में जो है वार्तालाप महत्वपूर्ण मानते हैं? अयम तेषु स्मितं जनयति, अयम अस्माकं प्रसन्नतां वर्धयति, अयम भाषायाः ध्वनि शिक्षणम् आरभते, अयम तेषां शब्दावली वर्धयति।
तो वैज्ञानिक जो है इनमें से जो कथन में दिया गया है शिशुओं के लिए जो वार्तालाप के लिए महत्वपूर्ण होता है वह अयम भाषायाम ध्वनि शिक्षणम आरभते। वैज्ञानिक कहते हैं कि शिशुओं से बात करना और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह शिशुओं के भाषा के ध्वनियों को सीखने को शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है खालिशान सिद्धांत ही है वर्णयपीयत कथम पाठकाय पाठरस्य अवबोधनाय स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन सह पाठ्य स्थित सूचनानाम संयोजनम कुर्वन्ति। अर्थात किस सिद्धांत के द्वारा जो है वर्णों के साथ साथ कठन पाठक ही पाठस पढ़ते पाठक पाठकाय पठस पाठ को पढ़ने के साथ साथ अवबोधन के साथ साथ स्वपूर्जित ज्ञान मतलब स्वयं को जो अर्जित ज्ञान है उसके साथ साथ सहपाठ स्थित सूचना साथ में पढ़ने के साथ साथ उनका जो संयोजन होता है वह क्या कहलाता है, तो उनका कुर्वन्ति विवरणिका स्कीमा कहला जाएगा। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितम किम सत्यम। भाषा अधिग्रहण विषय में इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा। अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः, अयम प्रशिक्षणम अपेक्षते, अनेन औपचारिक शिक्षणम अपेक्षते, अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अनंतरम उपार्जिते। भाषा अधिग्रहण के विषय में इनमें से जो सत्य दिया गया है कि अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः। भाषा अधिग्रहण के बारे में सत्य होता है कि यह स्वाभाविक रूप से ग्रहण होता है। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक रूप से। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि यस्याम अवस्थायाम द्वितीय मासस्य नवजातैः शिशु मुक्त स्वर ध्वनिम जनितुम शक्नोति सः कथ्यते। अर्थात यस्मान इनमें से कौन सी अवस्था में द्वित्रय मासस्य, ठीक है, या द्वित्रय मतलब 2 या 3 मास का महीने का नवजात शिशु जो बच्चा है वह मुक्त स्वर ध्वनि जानने के जान्युतम शक्नोति सा कथ्यते। तो जिस अवस्था में 2 या 3 माह के बच्चे में अगर ऐसी चीज़ें आती तो कहीं ना कहीं वह अनुकूजनम कहलाता है। अनुकूजनम क्यों कहलाता है, क्योंकि मुक्त ध्वनि को जानने लगता है। यहाँ पे ये तो बताएगा मुक्त स्वर ध्वनि जान्युतम मतलब मुक्त स्वर ध्वनि को जानने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुक्त स्वर को जानने लगता है उसे अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन का अर्थ होता है कोमल या मंद स्वर में बोलना। तो 2-3 महीने का बच्चा अनुकूलन करने लगता है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षायाम यत्र बालैः स्वमातृभाषायाः आरभ्यते तदनु अन्य भाषाएं शिक्षन्ते एतदृशीयं कक्षाम किम कथ्यते। अर्थात साथियों कक्षा में बालकों के स्वमातृभाषा में आरंभ करने के साथ साथ अन्य भाषा की भी शिक्षा लेते हैं तो एतदृशी कक्षाम किम, ऐसी कक्षा को क्या बोला जाएगा, तो ऐसी कक्षा को बहुभाषिक कक्षा बोला जाता है। जहाँ पे मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा का अगर शिक्षण करते हैं सीखते हैं, ठीक है, अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बहुभाषिक कक्षा ऐसी कहलाती है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राम धनसा इत्तत् सकारस्य संज्ञा भवति। राम और सा में यहाँ पे पूछा गया संज्ञा पूछी जा रही। राम और सा में कौन उपधा संज्ञा, अप्रक्त संज्ञा, भा संज्ञा या टी संज्ञा, कौन सी संज्ञा यहाँ पे संज्ञा पूछी जा रही। तो यहाँ पे आपके अप्रक्त संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अप्रक्त संज्ञा। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपृत गद्यांश से ही पूछे जाएंगे। जलेन बिना वृक्षाः न वर्धन्ते इति रेखांकित पदे का विभक्ति। यहाँ पे जलेन में विभक्ति पूछा गया, तो जलेन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। सभी लोग बताइए, विभक्ति तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जलेन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो जलेन में आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो विभक्ति बनना चाहिए 2-4 विभक्ति अगर आप बन रही तो उससे आप, ठीक है, उससे आप कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन के आंसर को समझ पाते हैं। नास्ति इत्यस्मिन् संधि अस्ति, तो नास्ति में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण शत्व दीर्घ या जसोत्तम। नास्ति ना धन अस्ति, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। सेवितव्यो अस्मिन् शब्दे का प्रत्यय। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया आपका, सेवितव्यो में प्रत्यय पूछा जा रहा। कत्वा, तव्यत, सानच, इनी, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। तो सेवितव्यो
प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में उपसर्ग रहता है। धातु के बाद में प्रत्यय लगता है, धातु के पहले उपसर्ग लगता है। तो सेवितव्यो में आपका तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया था। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। केन अस्मिन शब्दे का विभक्ति अस्ति? इनमें से केन अस्मिन शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? और वह केन में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि नराणाम अस्मिन शब्दे का विभक्ति अस्ति? अब नराणाम शब्द दे दिया गया है, तो इनमें से नराणाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सभी लोग बताइएगा। तृतीया, पंचमी, द्वितीया, षष्ठी, सभी लोग बताइए, समझिए और सभी लोगों को फीडबैक करना है यहाँ पे। तो नराणाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि निमित्तात कर्मयोगी का विभक्ति? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जो आपके अपृत गद्यांश पद्यांश होंगे उन्हीं से शब्द निकाल के ग्रामर पूछी जाएगी। तो निमित्तात कर्मयोगे विभक्ति पूछी जा रही है, तो वह निमित्तात में क्या हो जाएगा? रामात आपने पढ़ा होगा, बस सप्तमी विभक्ति हो जाती। राम का रूप पढ़ लीजिए, आधे से ज़्यादा आपको वहीं से चीज़ें क्लियर हो जाती। राजहंस इति पदे का समास है? राजहंस में कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि, उपपद तत्पुरुष या कर्मधारय? राजहंस, तो राजहंस में कर्मधारय समास हो जाएगा। राजहंस, राजकवि, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे कर्मधारय हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया कि उद्घृत का विग्रह क्या होगा? उतधन घृत, उतधन द्रत, उतधन हत, उद्धन हत। उद्घृत का समास विग्रह पूछा जा रहा है, तो उद्घृत का जो विग्रह होता है वह हो जाएगा उद्धन धृत का उद्धन हर्त होता है। थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। ता और हा मिलके किस में प्रतीत हो जाते हैं? सभी लोग जानते हैं। कोई भी डाउट हो फिर कमेंट कर सकते हैं। मानवोचित का विग्रह कीजिए। मानवधन उचित, मानवोधनचित, मानवाधन उचित या मानधन उचित। तो मानवोचित का अगर विग्रह करते हैं तो कहीं ना कहीं मानवधन उचित हो जाता है। आ उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो आ उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो कौन सा यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं दी गई? सज्जन, कल्पांत, गिरीश, लघुत्तर। लघुधन उत्तर, गिरिधन रीस, गिरिधन ईश गिरीश, कल्पधन आन, कल्पांत, सज्जन। सज्जन में कौन सा होगा? सतधन च होगा, तो यहाँ पे व्यंजन हो जाएगा, तो यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, किस शब्द में गुण संधि नहीं है? परोपकार, उपेंद्र, सदुपदेश, महर्षि। तो सभी लोग जानते हैं महर्षि में हो जाएगा उपेंद्र, परोपकार, इनमें गुण स्वर संधि है। सदुपदेश, सदुपदेश इसमें आपका गुण संधि नहीं है। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नमस्कार का विग्रह क्या होगा? नमस धनकार, नमः धनकार, नमस्क धन आर या नमो धनकार। तो नमस्कार का जो हमारा होता है नमः धनकार। इसमें कौन सी संधि होगी? सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा। संधि नाम आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। और साथ ही साथ संस्कृत में 30 क्वेश्चनों में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में, इस मॉडल पेपर, इस प्रैक्टिस पेपर में। बाकी सभी चल रहे हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, इस बार 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।